नमस्कार 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 बच्चा लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे और बोर्ड की तैयारी बहुत जोशों के साथ चल रही होगी आपकी। उसी के साथ नई सीरीज बोर्ड रैंकर्स लेके आ चुके हैं हम लोग, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, है ना। तो देखो, मेनली एक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें पहले 5 दिन में यानी 21 से 25 तारीख तक में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक एक दो दो नंबर्स के हो सकते हैं। उसके बाद जो 25 से 28 तक का मंथ है, 28 तक आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो 4 से 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड को आपका एग्जाम है, फर्स्ट में हम पूरा एकदम सेशन रिवाइज कर देंगे, जो बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, है ना। तो देखिए, इस सेशन में क्या होगा, सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चंस यानी 20 क्वेश्चंस होंगे, तो 4 क्वेश्चंस को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब मैं यही लिखूंगा, सब आपके सामने होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना, खुद से क्वेश्चन लगाना है, खुद से क्वेश्चन लगाना है ना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। एन अल्फा पार्टिकल्स अप्रोचेस गोल्ड न्यूक्लियस इन एन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी के। It momentarily stops at a distance from the nucleus and reverses its direction, then D is proportional to। क्लोजेस्ट अप्रोच का सवाल है। अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देखो, ताकि पता लग सके कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बता देते हैं। अगर आपका कोई न्यूक्लियस है, अगर आपका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, वहां बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक अल्फा पार्टिकल जो है उस जिसकी काइनेटिक एनर्जी के होगी, जिसका मास m होगा, कि उसको किसी वेलोसिटी के पास साथ फेंका जाएगा, तो वो इस न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वो कितना इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के पास तक आ जाएगा, वो कहलाता है क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे जो देन डी, हम आर नॉट मान के चलते हैं जनरल फॉर्मूले में, तो यहाँ डी मान लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे से हमने डेरिवेशन करी थी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करी थी हमने, जब हम इसका क्या करा रहे थे, डेरिवेशन करा रहे थे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ mv² इक्वल टू इसकी पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर नॉट। ये जनरल फॉर्मूले के, बट यहाँ पे हमें डी लेके सॉल्व करना है, तो डी कर देते हैं, है ना। हमें डी निकालना है, किसके प्रोपोर्शनल, डी को उधर भेज दें। डी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय 2 ऊपर चला गया और mv² नीचे आ गया, है ना बच्चे लोग। तो देखिए, d इक्वल्स टू, ये 2 है, 2 के Qn यानी अल्फा पार्टिकल्स की चार्ज की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होती है 2e के बराबर। ये 2e आ गया आपका, एंड इसके चार्ज की वैल्यू होती है Ze, न्यूक्लियस के चार्ज की वैल्यू। हमें नहीं पता किस चीज का न्यूक्लियस है, यानी कौन से एटम का न्यूक्लियस है, इसलिए हम चार्ज की जो वैल्यू है Ze लेके चलते हैं, है ना। तो d और अपॉन में आ गया आपका mv²। सॉल्व करो, d इक्वल टू, ये 4 हो गया, 4 के Z और e², Ze² अपॉन में mv², है ना। ये हमारा जर्नल फॉर्मूला आता है किसका, क्लोजेस्ट अप्रोच का। इसको भी हमने डराइव करके दिखाया हुआ है ना। तो देखिए, हमें क्या पूछा है, डी किसके प्रोपोर्शनल है। डी, अब देखो बच्चा लोग, यहाँ पे जो सबसे सिली मिस्टेक्स जो बच्चे कर जाते हैं, वो ये देख के कर जाते हैं कि जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है, और यहाँ पे ये ऑप्शन टिक कर जाते हैं। बट आपने सेशन अटेंड किया तो आपको पता होगा क्या आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए, डी जो है, ये के जो आपका है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट आपको जो के का रिलेशन निकालना है वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी हमारी, हाफ mv², जो कि अपॉन में आएगी ये वाली mv² की, ठीक है। अगर मैं इसको, जो इस 2 को अगर मैं यहां लिख देता हूं तो भी कोई इशू नहीं आता है। तो देखिए mv, तो ये काइनेटिक एनर्जी हम ये लिख सकते हैं, d बराबर 4k Ze² बाय mv²। इसकी जगह मैं k लिख रहा हूं। मैं अगर इसको 2 इंटू 2 में स्प्लिट करके इस 2 को नीचे ले आता हूं, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है ना, d इक्वल्स टू, तो d जो प्रोपोर्शनल है वो किसके, 1/k के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। सिली मिस्टेक से बचना है तो लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, देख सकते हो आप लोग। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं, है ना।
तो देखिए, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका जो रेडियस है, यहाँ लिख दें r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यूनिट्स का ध्यान देंगे। तो देखिए, ये सेंटीमीटर में है बट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में लेके चलते हैं। तो r इक्वल्स टू 10 टू द पावर कितना होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 मीटर। कितना सेंटीमीटर, 10 अपॉन में 10, इसको मीटर में चेंज हो गया, यानी 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो क्या बोला, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 0.5 जे कैप। मेजरली ये क्वेश्चन वो लोग कर पाएंगे जिसने क्लास 11 में वेक्टर्स पढ़ रखा है, जिसको पता है यूनिट वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखो सच दैट, आप देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, माइक्रो दे रखी है, मिली। तो मिली को हटाने के लिए यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स में लाने के लिए इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये आया आपका स्टैंडर्ड यूनिट में, है ना। हम पढ़ते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। डेस का मतलब 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3, म्यू यानी 10 टू द पावर -6, माइक्रो जिसको बोलते हो आप 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -12 एंड 10 टू द पावर -15। ये मीटर के लिए हम याद करते हैं, केमिस्ट्री में भी दिया होता है ये। ठीक है, तो मिली को पहले चेंज कर दिया ताकि वो स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाए, जो कि ये आ गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हमने वैल्यू लिख दी। उसके बाद यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो रखी है वो दे रखी है ये। ठीक है, यूनिट वेक्टर ए के ऊपर कैप, तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0.6 आई कैप, 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस 0.8 जे कैप। अब इतना समझा दिया तो इसको एकदम सरल तरीके से आसानी से लिख देते हैं। देखिए, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक है, कहां से आया वो पता लग गया, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। उसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर किसका दे रखा है, एरिया का दे रखा है। तो अब हम एरिया की वैल्यू निकाल दें। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई रखो, आर की वैल्यू 10 टू द पावर -1 है ना मीटर, इसी के साथ मीटर। तो ये पाई 10 टू द पावर -1 मीटर का स्क्वायर यानी -2 का मीटर का स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया इस कॉइल का, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो फॉर्मूला होता है वो बी डॉट ए होता है ना। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप इंटू 10 टू द पावर -3 डॉट। अब इसके एरिया का मैग्नीट्यूड इसके यूनिट वेक्टर के साथ, एरिया कितना आया हमारा, पाई इंटू 10 टू द पावर -2, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, है ना। तो फ्लक्स बराबर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, पाई और इन सबको हम साइड में रख दें क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लाई में दे रखी। 1 इंटू 0.6 हो गया, आई कैप इंटू आई कैप यानी आई कैप का स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 0.5 इंटू 0.8 ये हो गया 0.4, जे स्क्वायर हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर -2 कितना हो गया 10 टू द पावर -5। इन दोनों को ऐड किया, इसकी वैल्यू आ गई 1, है ना, इंटू में पाई इंटू 10 टू द पावर -5। तो फ्लक्स बराबर पाई
इंटू 10⁻⁻5 वेबर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब पाई की वैल्यू चाहे आप जो क्वेश्चन में दे रखे 22/7 इंटू 10⁻⁻5 वेबर लिख सकते हो, या फिर 3.14 इंटू 10⁻⁻5 वेबर लिख सकते हो, या फिर और थोड़ा स्टैंडर्ड में जाना है तो 31.4 इंटू 10⁻⁻6 वेबर लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, वो दिख जाएगा आपको। अगर ये ऑप्शन में आ रखा होगा तो ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक दिख जाए आपको। तो आपको समझ में आया कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ 12 पिकोफैराड, अभी यूनिट सिखाई थी, पिकोफैराड में 10⁻⁻12 वैल्यू आती है। ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब 2 कैपेसिटर हैं जिनको सीरीज में लगाया हुआ है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और किससे लगाया हुआ है, एक 50 वोल्ट की बैटरी से, एक 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये 50 वोल्ट, ये 12 पिकोफैराड, ये भी 12 पिकोफैराड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये निकालना है। उसके बाद फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी क्यू निकालना है। तो अब देखो, एनर्जी इन स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की वैल्यू जो होती है हाफ सी वी स्क्वायर होती है ना, और चार्ज की जो होती है वो सी वी होती है। तो देखो, सबसे पहले हम सी निकालते हैं, कैपेसिटेंस, यानी ये दोनों सीरीज में, यानी हम सी नेट निकालेंगे। तो कैपेसिटर में सी नेट रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, कैपेसिटर में सी नेट रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो पहले 1/सी नेट निकालेंगे, 1/12 प्लस 1/12, एल्शियम कैल्शियम पोटेशियम खेलें तो 12 इन प्लस में 12 कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 और 12 प्लस 12। ठीक है, आप जिस हिसाब से आपको आसान लगता हो एलसीएम निकालना तो उस हिसाब से निकाल लेना आप। ठीक है, ये 24, ये 144, ये कट गया 1/6 पे, यानी सी नेट की वैल्यू आ गई 6 पिको फैराड। तो अब इन दोनों को हटा के मैं एक नया कैपेसिटर बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू है 6 पिको फैराड। अब पिको फैराड जो होता है, पिको की वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। तो मैं लास्ट में उस पिको की वैल्यू रख सकता हूँ, या पहले रखने का कोई फायदा नहीं है, अगर रखोगे तो कैलकुलेशन और थोड़ी टफ दिखेगी आपको, है ना। तो हाफ कैपेसिटेंस की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻12 रखो, या मत रखो, मेरे हिसाब से तो मत ही रखो। ठीक है, वी स्क्वायर यानी वोल्टेज का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो देखो हाफ, इसको इससे लीट मारो 3 पे, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 0, ये कितना आ गया 7500। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो 10⁻⁻12, इस 2 से ये कट गया तो 75 इंटू 10⁻10। अब एक पॉइंट और आगे आ जाओ, 7.5 इंटू 10⁻9। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब उसके बाद आपको चार्ज निकालना है, क्यू बराबर सी वी। सी कितना है आपका 6 इंटू 10⁻12 इंटू वोल्टेज कितना है 50। ठीक है, इससे 300 इंटू 10⁻12 या फिर 3 इंटू 10⁻9, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन देम। ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट का। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। अगर 2 चार्ज हैं, ठीक है, उनका डिस्टेंस r है, तो उस पर फोर्स की जो वैल्यू आती है वो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर आती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, है ना। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया, यानी r को r/2 कर दिया, और चार्ज को सेम रखा, चार्ज की कोई बात नहीं करी गई है। तो F बराबर k q1 q2, ये नया फोर्स है, यानी F डैश रख देते हैं इसको, और r को उन्होंने r/2 कर दिया उसका स्क्वायर। तो F डैश बराबर k q1 q2 बाय आर स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, F डैश बराबर k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, F दे रखी है, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह मैं F रख सकता हूँ। तो F बाय इस 4 को
ऊपर भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये 4f आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करना नहीं आता तो भाई दिक्कत है तुम्हारे लिए, फिर छोटी क्लासेस में पूरा सिखाया जाता है a/b और c/d, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसको समझाता हूँ। हाँ तो देखिए बच्चा लोग, क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C। हमने इसका कैपेसिटेंस निकालना है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30। इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है P एंड Q के बीच की 30 माइक्रोफेरेड, है ना। और इन तीनों की जो वैल्यू है वो 20 माइक्रोफेरेड है तीनों की। तो देखिए ये पैरेलल में दे रखा है ना। पैरेलल में कैपेसिटर रेजिस्टेंस के अपोजिट काम करता है, यानी अगर ये पैरेलल में है तो ये सीरीज में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर ये पैरेलल में है तो सी नेट निकालने का इसका फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेरेड, है ना। फिर उसके बाद जब इसको हम ऐसा करेंगे, सी नेट निकाल दिया हमने तो इसका 60 माइक्रोफेरेड, तो ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, अब ये दोनों सीरीज में आ गए, यानी 1/C नेट करके इसका आंसर निकलेगा। तो 1/C नेट 1/C प्लस 1/60, तो ये हो गया 60C, और इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई 60 प्लस C, किसकी वैल्यू है 1/C नेट की वैल्यू ये आई, यानी C नेट की जो वैल्यू आएगी वो 60C अपॉन में 60 प्लस C, इसका रेसिप्रोकल, और सी नेट जो आपको पहले से दे रखा है 30 माइक्रोफेरेड, है ना, इक्वल टू 60C 60 प्लस C, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के सॉल्व कर देते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 प्लस 30C इक्वल्स टू 60C, है ना। इतना समझ में आया। यहाँ लिख देते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1800 प्लस 30C इक्वल्स टू 60C। तो यहाँ से मैं 30 कॉमन ले लेता हूँ, 30 कॉमन लेने के बाद ये 60 बच गया प्लस C बच गया ये, और इक्वल्स टू 60C, ये इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो 60 प्लस C इक्वल्स टू 2C, C को उधर भेजा तो ये इधर ये प्लस में था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 इक्वल्स टू 2C माइनस C, C इक्वल्स टू 60, कोई यूनिट चेंज नहीं की, यानी माइक्रोफेरेड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला है, इज दिस जंक्शन डायोड D इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड इन दी गिवन डायग्राम। इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ डायोड पे देखना है कौन सा क्या है। अगर लेक्चर नहीं देखा तो भाई देख लो उसको, ताकि पता लगे कैसे सॉल्व करना है। तो ये P जंक्शन है हमारा और ये N है, ठीक है। तो ये अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट पोटेंशियल, और P साइड क्या है 16। आपको एक फॉर्मूला बताया, Vp माइनस Vn कर देना, यानी इसका पोटेंशियल कितना 16 माइनस इसका पोटेंशियल कितना 0, तो ये आ गया 16 वोल्ट, है ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, यानी इसका आंसर फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। अगर Vp माइनस Vn नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है तो ये रिवर्स बाइस की तरह काम करेगा। तो अभी हमारा पॉजिटिव आया तो ये फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करेगा। वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ कैसे सॉल्व करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, ठीक है, 40 वॉट, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगाया हुआ है इन दोनों को। उसके बाद द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन विल बी, देखो इसमें आपको ये अज्यूम नहीं करना P बराबर V स्क्वायर बाय R, ऐसे से करके अज्यूम करोगे सब चीज कट पिट जाएगा। सीधा सा आंसर आपको बताता हूँ, पावर का फॉर्मूला लगाओ, P1 डॉट P2 P1 प्लस P2, डायरेक्ट आंसर पाओ। ये फॉर्मूला जो है इन्हीं सबको अज्यूम करके आता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं कहते इसको, बट यहां से इसको सॉल्व करके गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो आंसर लाने में, ठीक है। तो देखिए P1 कितना दे रखा है 40 एंड P2 भी 40, तो
40 अपॉन में 40 प्लस 40, ये हो गया 1600 अपॉन में ये हो गया 80, ये कट गया, कितना आ गया पावर बराबर 80, ये 20 सिली मिस्टेक मत करना, पावर की वैल्यू वॉट आ गई। 160 बचा ना आपका, तो 160 डिवाइड बाय 8 यानी 20, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन ए 10 हेनरी, ये एच जो है हेनरी है, इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन दिस, इतने टाइम में। तो देखो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वह माइनस एल डी आई बाय डी टी, एल क्या है यहाँ पे इंडक्टेंस, ठीक है, तो E इक्वल्स टू माइनस एल की वैल्यू ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन अ 10 हेनरी इंडक्टर, ठीक है, तो एल की जो वैल्यू है वो है 10। आपका करंट कैसे चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से 7 एम्पियर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया 7 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 3 एम्पियर, तो माइनस 3 एम्पियर अपॉन में टाइम कितना लिया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, ठीक है, तो E इक्वल्स टू ये हो गया 30 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये 10 ऊपर गया 30 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन में 9, इसको काटो ये कट गया 3.333 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये 333.3 वोल्ट आपका ईएमएफ आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये जितने भी हैं सब आपके PYQs चल रहे हैं जो अभी तक बोर्ड लेवल में पूछे गए हैं, ठीक है, इसमें इतना वो मत करना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए, एक वीडियोस में 20 क्वेश्चंस का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चंस मेरी तरफ से जो डेफिनेटली बोर्ड्स में आएंगे, जो आपको हमारे लेक्चर्स में मिल जाएंगे शॉर्ट, ठीक है। तो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको अभी भी टाइम है, अभी भी जाके देख सकते हो आप लोग। अब इस क्वेश्चंस को मैं और जो 8 क्वेश्चंस और बाकी के जो 12 क्वेश्चंस बचे हैं उनको मैं कराता हूँ, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लो भाई लोग। 2 तारीख को पेपर है, पेपर में अच्छा स्कोर करना है, अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा था तो भी अगर वो वीडियोस जाके देख लोगे तो पास हो जाओगे भाई, ठीक है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, पास कराने के लिए मैं बैठा पड़ा हूँ। बट अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं एग्जाम के बाद एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा सारा लेक्चर्स, जितने लेक्चर्स हमने लिए और कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नोट डाउन कर देता हूं, जब तक आप अगर लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाके देख लो, अगर देख लिया वेल एंड गुड है, और क्वेश्चंस नोट कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर ऑफ R ohm is stretched 4 times its initial length, its new resistance। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर की कितनी लेंथ है और कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। इन 3 फैक्टर्स पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो देखिए क्या क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर इज R ohm। अगर कोई लेट सपोज एक वायर है जिसकी लेंथ है L और उसका रेजिस्टेंस जो है वो R ohm दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसी वायर को आपने 4 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया इनिशियल लेंथ, यानी इस L को आपने 4L कर दिया, यानी लेंथ चेंज हुई, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, वही आपको न्यू रेजिस्टेंस बताना है। तो अब इस वायर की जो लेंथ है वो आपने कर दी है 4L, ठीक है। अब एक चीज बताइए, वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, ये आप लोगों को पता है, 10th क्लास का ही टॉपिक है ये, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ। तो देखिए अगर एक वायर है, अगर मैं उस वायर में लेट सपोज ये एक मार्कर है, इस मार्कर में मैं 5 ml इंक भर सकता हूँ। अब इसी मार्कर को मैं स्ट्रेच करके लंबा कर दूं, ठीक है, इस मार्कर को मैं स्ट्रेच करके लंबा कर दूं, तब भी तो वॉल्यूम तो उतना ही रहा, 5 ml का 5 ml ही फिल कर सकता हूं मैं, बस इसकी लंबाई तो बढ़ी और कुछ तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू आपने लेंथ को 4L कर दिया, यानी लेंथ को 4L कर दिया, और आपको वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, आपने लेंथ को 4L कर दिया, यानी एरिया में हमें कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 है और मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम दोबारा से कांस्टेंट रहेगा आपका,
है ना। अगर 5 ml इसमें फिल हो सकता है तो 5 ही ml इसमें फिल होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। अगर मैं लेंथ को 4L कर रहा हूँ तो यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इधर का एरिया वो भी तो कम हो जाएगा। तो एरिया हो गया A/4, यानी इस जो वायर है इसका एरिया A/4 हो गया और इसकी लेंथ 4L हो गई। अब हमें रेजिस्टेंस बताना है, तो R' ने इसका रेजिस्टेंस R है तो इसको R' मान के सॉल्व कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस बराबर ρL/A, ठीक है। लेंथ आपने कितना कर दिया 4L, तो रो इंटू 4L अपॉन में एरिया कितना कर दिया A/4, ये 4 ऊपर चला गया। R' इक्वल्स टू रो इंटू 16L/A। तो देखिए रो L/A, इसका रेजिस्टेंस कितना था R इक्वल्स टू रो L/A, ये स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस था उस वायर का, तो इसकी जगह मैं R लिख सकता हूँ, यानी R' जो बराबर आएगा वो 16 टाइम्स ऑफ R आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, इन अ सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना। अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कितनी है 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, और होल्स की कंसंट्रेशन कितनी है 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से बताइए आपको वैल्यू में, एक तो 8 5 से बड़ा है, ठीक है, बट 8 को ना देख के पहले आप पावर देखिए, पावर 13 और पावर 12, यानी पावर 13 बड़ी है और 8 भी वैसे भी बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्यों? होल इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज, और होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है होल्स पे, बट मान के चलते हैं, ठीक है। तो यानी जो सेकंड वाले का आंसर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। फिर एनर्जी बैंड ऑफ अ सब्सटेंस शोन इन द फिगर वेयर द V इज बैलेंस बैंड एंड C इज कंडक्शन में। ये C जो है आपका कंडक्शन बैंड दे रखा है और V बैलेंस बैंड दे रखा है। तो सब्सटेंस बताना है क्या है, मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, नन ऑफ द अबव है। तो देखिए बच्चा लोग, अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ऐसे मर्ज हो जाए तो वो आपका डेफिनेटली मेटल रहेगा, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 वोल्ट से कम है तो ये आपका सेमीकंडक्टर में जाएगा, और 3 वोल्ट से ज़्यादा है इसकी एनर्जी का लेवल तो वो इंसुलेटर में जाएगा, ठीक है। अब याद रहेगा ये आपको। उसके बाद ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसकी यूनिट है, तो ओम मीटर से ध्यान आता है रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ, तो R इक्वल्स टू रो L/A फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, ठीक है। R रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है, इक्वल्स टू रो यानी रेजिस्टिविटी, है ना। लेंथ की यूनिट मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर, m से एक कैंसिल हो गया, m का उधर मल्टीप्लाई, तो रो इक्वल्स टू ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद और क्वेश्चन जो आपके 8 क्वेश्चन रह गए वो करते हैं। तो देखिए ये बाकी के आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ 3 किलो ओम, ये किलो ओम है, ठीक है, रेजिस्टर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने से पहले सबकी यूनिट सबसे पहले देखना, सबको SI यूनिट में लिखना, है ना। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, तो देखिए पहले तो 3 किलो ओम को मैं 3 × 10⁻³ ओम लिखूंगा ताकि ये इसकी SI यूनिट में आ जाए, और वोल्टेज को ये 6 वोल्ट। अब फॉर्मूला पढ़ के आए हो, V इक्वल्स टू IR, आपको क्या निकालना है हाउ मच करंट, यानी I की वैल्यू, तो R को इसके नीचे, V/R इक्वल्स टू I, V की वैल्यू 6, R की वैल्यू 10⁻³ बराबर I, इससे कट गया 2 पे, और 10⁻³ ऊपर आके 10⁻³ में चेंज हो जाए, तो 2 × 10⁻³ इक्वल्स टू I, यानी एम्पियर। अब 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं, तो 2 × 2 मिली एम्पियर, इसको हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया। उसके बाद द चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन इज, यहाँ पे बच्चा होपलेस होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है बट न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ठीक है। यहाँ मेजरली बच्चे गलती करते हैं, उनको अगर जैसे दिखता है 1.6 × 10⁻⁻19 वही उनको याद रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट टिक मार के
आगे बढ़ जाता है और माइनस लेके चले जाते हैं, यानी 0 नंबर। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं बोर्ड्स में। तो द नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne एंड द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू इन विच सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चैप्टर में बात करी थी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इंट्रिंसिक। ठीक है। उसके बाद इन एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर, द रेशियो ऑफ फोर्सेस। जितना फोर्स +1 माइक्रोकूलम लगाता है उतना ही फोर्स +4 माइक्रोकूलम लगाएगा, यानी इसका रेशो 1:1 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ द आउटपुट वेव फ्रंट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। इसका आंसर ये लो, इसका आउटपुट फुल वेव में पूरा आउटपुट आता है। ठीक है, ये भी पूरा समझा रखा है आप लोगों को। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ये बनाया, ये बनाया, उसके बाद ये बनाओगे और ये बना के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा दोगे। तो इसका जो ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस R5 में करंट जो है 0 जाएगा। ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4। ठीक है, ये इसकी बैलेंस्ड कंडीशन हो गई। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। उसके बाद एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर अभी तक भी लेक्चर नहीं देखा तो भाई लोग देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले लेक्चर देखना। ठीक है, अगर लेक्चर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है लेक्चर को देख लो, ताकि ये सब क्वेश्चंस आप पे बोर्ड में जाके जरूर बने, ताकि पछतावा ना हो कि हमने लेक्चर नहीं देखा और हम लोगों को क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो 20 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं ये जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। आई होप आपको अभी तक जितना समझाया है वो समझ में आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस। तो ये R1, R2, R3 एंड R4। तो इन दोनों का रेशो R1 बाय R2 इन दोनों के रेशो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत से टीचर ये बोलते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, तो भी वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहलाएगा। तो बात वही है, R1 को R4 से मल्टीप्लाई कर दो, R3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके बैलेंस। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसके अक्रॉस, यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं X और Y के अक्रॉस जो करंट होगा वो हो जाएगा आपका 0, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, हो गया आपके 20 क्वेश्चन। अब आपको होमवर्क मिलेगा 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, अभी लिख के दे दूंगा, लास्ट में स्लाइड अटैच कर दूंगा। ठीक है, और उस क्वेश्चंस को जरूर करने हैं। वो मेजरली जो बोर्ड्स में आने की, इस बार 2026 में आने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा है वो क्वेश्चंस मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चंस को अगर आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो लेक्चर्स जाकर देखिए, उसमें आपको सब चीज़ सिखाया है कि आपको बोर्ड्स में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आई होप अभी तक जितना लेक्चर में समझाया आपको समझ में आया होगा, और जो भी आगे पढ़ाएंगे वो पढ़ते जाना, ताकि 2 तारीख को आपको फिजिक्स के पेपर में ये ना लगे कि भैया ने जो पढ़ाया वो अभी तक कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, सब आप एकदम बहुत बढ़िया करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको आगे की वीडियोस में।